हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम सपोर्ट में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कुछ इंडियन पॉलिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं। और जो ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो घटना चक्र के जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर। और ये यूपी पीसीएस प्री 2020 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद अगर आप लोग आरओ एआरओ 2016 की परीक्षा भी दे रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये है भारतीय संविधान, ठीक है। राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए आप सभी लोगों को पता है कि अभी हाल ही में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो अब 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, एक लद्दाख और एक जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ 28 राज्य हो गए हैं, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश कौन से हो गए हैं? तो हाल ही में अभी दादर नगर हवेली एंड दमन दीव को एक ही केंद्र शासित प्रदेश कर दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए अब हमारे जो भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन वर्ष 1953 में किया गया। कब किया गया? 1953 में, ठीक है। तो फजल अली की अध्यक्षता में गठन कब किया गया? 1953 में। इसके बाद नए राज्यों का गठन क्या है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि नए राज्यों का गठन सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ था। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था, फिर गुजरात का हुआ था, फिर नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और फिर लास्ट में तेलंगाना, ठीक है। तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ था। यहाँ पे देखिए क्रोमोलॉजी आ सकती है कि यहाँ पर लाइन बाई लाइन आपको दे दिए जाएं और आपको क्रम में लगाना हो, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ये इंपॉर्टेंट, आप इसको इस लिस्ट को आप लोग रट जरूर लीजिए, ठीक है। ये जो लिस्ट है इसको आप लोग रट लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें अनुच्छेद एक है राज्यों का यूनियन यानी संघ। जो भारत होगा वो एक राज्यों का यूनियन होगा, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 2 में देखिए, अनुच्छेद 2 में भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद शक्ति। भारतीय संघ राज्यों के प्रवेश और स्थापना के लिए संसद को शक्ति दी गई है, ठीक है। तो अनुच्छेद 2 के तहत। इसके बाद अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का संसद को शक्ति दी गई है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर का जो गठन हुआ है, वो पुनर्गठन हुआ है, वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ है? तो वो हुआ है अनुच्छेद 3 के तहत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एस के धर आयोग 1948 ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन का विरोध किया। जो एस के धर आयोग था 1948 में, उसने भाषाई राज्यों के गठन के लिए इसका विरोध किया था, ठीक है। इसके बाद प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। उसने क्या कहा था कि प्रशासनिक सुविधा के हिसाब से राज्यों का गठन हो, ठीक है, ठीक है। राज्यों का गठन हो प्रशासनिक सुविधा के लिए। देखिए अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे जेवीपी कमेटी अप्रैल 1949 में हुई थी। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वेणुगोपाल और यहाँ पे जेवीपी कमेटी जो है वो अप्रैल 1949 में बनी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट को नागरिकता जो है चैप्टर नंबर 2। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने 3 यहाँ पे स्टार हमने दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता किसमें है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 11 में क्या कहा गया है कि संसद को नागरिकता के संबंध में
विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक है, तो संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2020 को। कब लागू हुआ? 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आ सकता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कब लागू हुआ? तो 10 जनवरी 2019 को लागू हुआ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, हाँ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मूल अधिकार, चैप्टर नंबर 3। देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा मूल अधिकारों को भारत के संविधान में सम्मिलित करने की आकांक्षा प्रकट की गई। तो सबसे पहले मूल अधिकार का जो प्रस्ताव है सबसे पहले किस में आया? तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भाग 3 में और 12 से 35 तक के अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है। देखो मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 32 है। ठीक है, कौन सा है? अनुच्छेद 32 है। ठीक है, इसके बाद कुछ शब्दावलियां हैं, इनको हम देखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछी गई हैं। तो सबसे पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण है, न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। ठीक है, न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। इसके बाद परमादेश क्या है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो ये क्या शब्द कहलाएगा? परमादेश। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रतिषेध है, कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालत, यानी ऊपर की अदालत का मतलब है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय उसे ऐसे करने से रोकने के लिए आदेश देती हैं। ठीक है, तो प्रतिषेध क्या होता है कि जब कोई निचली अदालत होती है, जो सबसे 3 होती हैं। ठीक है, सबसे पहले उच्चतम न्यायालय होता है। ठीक है, फिर उच्च न्यायालय होता है और फिर निचली अदालत होती है। जब ये अपना काम सही से नहीं कर सकती तो ऊपर की जो दोनों अदालत हैं वो इसको परमादेश करेंगी, मतलब प्रतिषेध करेंगी और अपने पास उस कार्रवाई को ले लेंगी। ठीक है, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है, अधिकार परीक्षा जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय आदेश जारी करती है। ठीक है, तो न्यायालय क्या करती है? आदेश जारी करती है। अच्छा, उत्प्रेषण का मतलब क्या है? उत्प्रेषण का मतलब है जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। इसको उत्प्रेषण को और क्या कहा जाता है? पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है उत्प्रेषण को। ठीक है, उत्प्रेषण को पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो जब आपातकाल लगता है तो अनुच्छेद 19 में जितने भी वर्णित हैं मूल अधिकार वो स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। अब कौन से मूल अधिकार निलंबित नहीं होते हैं? तो अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकार को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होंगे। इसके बाद हम अब चैप्टर नंबर 4 देखेंगे,
चैप्टर नंबर 4 है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के तहत, इसमें 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है। ठीक है। इसके बाद आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 39 का में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान, इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसे 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो सकारात्मक होती है। इसकी जो प्रवृत्ति होती है सकारात्मक होती है, और जो मूल अधिकार की प्रवृत्ति होती है, मूल अधिकार की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है, नकारात्मक होती है। ठीक है। मूल अधिकार की जो प्रवृत्ति होती है वो नकारात्मक होती है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रवृत्ति होती है वो सकारात्मक होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, यह गैर वाद योग्य है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यह क्या है, गैर वाद योग्य है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य को। देखिए मूल कर्तव्य क्या है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। मूल कर्तव्य को भाग 4 में रखा गया है। किसमें रखा गया है, भाग 4 में। ठीक है। इसमें इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। इन्हें कब जोड़ा गया था, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का के तहत मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11 है। मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, 11। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया। जो 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया था। जे.एस. वर्मा समिति का मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए गठन किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। ये भी एक मौलिक कर्तव्य है, और ये 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 के द्वारा ये लागू किया गया था। तो हमने इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे उसको डिस्कस किया था। आप लोग इसको ज़रूर से ज़रूर देखिए, और ये इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। ऐसे ही और भी फैक्ट्स हम लोग लेकर आएंगे। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। धन्यवाद।